गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट बॉटनी में चल रहा था प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, एक बार फिर आपकी सेकंड क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो हमारा चल रहा था प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी मैंने आपको उस दिन जो पढ़ाया था उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको शुरुआत में जो चीज़ें हैं आपकी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। नंबर एक बताई थी मैंने आपको विसरण। एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोबारा सारी चीज़ें। नंबर एक विसरण, दूसरा पढ़ाया था मैंने आपको विसरण दाब, तीसरा था आपका परासरण, चौथा था आपका परासरण दाब, पांचवा था आपका भित्ति दाब और स्थिर दाब, और एक है विसरण दाब न्यूनता डीपीडी। ये मैंने आपको उस दिन सारी चीज जो आपको मैंने बताई थी, इनके अंदर क्या अंतर संबंध होता है वो मैंने आपको बताया था। एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं मैं सारी चीजें एक बार आपसे। देखिए विसरण क्या है, मैंने आपको उस दिन बताया था कि पदार्थ के अणु अपनी उच्च सांद्रता से, किसके, पदार्थ के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। पदार्थ के अणु, ठीक है, पदार्थ के अणु में मतलब कोई एक जगह से हमने अगरबत्ती किसी कोने में जलाई, उस अगरबत्ती जलाने पर वहां जो अणुओं की सांद्रता है वो उच्च हो गई। वो अपनी उच्च सांद्रता से पूरा जो कमरा है उसके अन्य तरफ जाने के लिए जो गति होती है या जो गमन होता है वो आपका विसरण कहलाता है। ठीक है, विसरण कहलाता है। विसरण कब तक होता रहता है मैं बता दूं, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। विसरण कब तक होता रहेगा, जब तक कि उस कमरे के अंदर या उस अपने जो एरिया है उसके अंदर जब तक कि साम्य स्थापित नहीं हो जाता, अर्थात पदार्थ के अणुओं जो है वो समान मात्रा में पूरे कमरे में वितरित नहीं हो जाएंगे, तब तक जो है वो अणुओं का विसरण होता रहेगा। नेक्स्ट, दोबारा मैंने दूसरा बताया था आपको विसरण दाब क्या है। विभिन्न पदार्थों के अणु जो होते हैं वो अणुओं के विस्तृत होने की जो गति होती है, विसरण की जो गति होती है या विसरण की प्रवृत्ति होती है, विसरण होने की पदार्थ के अणुओं की विसरण की प्रवृत्ति जो होती है उसे हम विसरण दाब कहते हैं। ठीक है, विसरण हो गया, विसरण दाब हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था परासरण। मैंने बताया था आपको परासरण क्या है। परा देखिए दो चीज होती है, एक तो आपने पढ़ा होगा हमेशा विलयन, पढ़ा है सबने विलयन। क्या है भाई विलयन? देखिए विलयन जो है विलायक प्लस विलयन, विलायक प्लस विलय बराबर विलयन होता है। अर्थात विलायक के अंदर जब विलय पदार्थ मिलाए जाते हैं तो जो चीज हमारे पास उपलब्ध होती है उसे हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है। जिस जो पदार्थ के अणु जो सांद्रता जो होती है उसे हम विलय कहते हैं, जिसका मिलाया जाता है उसे विलय कहते हैं। जिसके अंतर्गत मिलाया जाता है उसे विलायक कहते हैं, जिसके माध्यम से मिलाया जाता है उसे विलायक कहते हैं, और जो मिलकर मिश्रण तैयार होता है उस मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। ठीक है, उस आपका आता है उसके बाद परासरण। ठीक है, जब विलायक के अणु, इसके अणु विलायक के अणु, जब विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलयन में विस्तृत होते हैं या विलयन में विस्तृत होते हैं, वह क्रिया परासरण कहलाती है। जब विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलयन में प्रवेश करते हैं, किसमें करते हैं? विलयन में। अब विलयन में प्रवेश क्यों करते हैं, क्यों जाएंगे? क्योंकि पदार्थ के अणु जो हैं, यहाँ पर जो विलायक के अणु जो हैं उनकी सांद्रता अधिक है, विलयन में विलायक अणु सांद्रता कम है, तो अणु जो है वो विलायक अणु जो है वो अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा प्रवेश करेंगे, विलयन में प्रवेश करेंगे। कब तक प्रवेश करेंगे? जब तक कि विलायक और विलयन में क्या नहीं होता, साम्य स्थापित नहीं हो जाता। देखिए चूंकि अणुओं की गति दोनों होती है, ठीक है, अर्थात विलयन के विलायक में और विलायक के विलयन में दोनों गति होती है अणुओं की।
ठीक है। तो ये कब तक होगी, जब तक गति, जब तक कि दोनों के अंदर साम्य स्थापित नहीं हो जाता। क्या होता, साम्य स्थापित, दोनों के अंदर साम्य स्थापित हो जाएगा तो जो है वो अणुओं की गति बंद हो जाएगी। ठीक है, अणुओं की गति चलती रहेगी, लेकिन हमें लगेगा कि हाँ भैया क्रिया जो पूर्ण हो गई। ठीक है, तो परासरण क्या है, परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन की ओर गमन करते हैं, और ये जो गमन है आपका, ये कहलाता है आपका परासरण। क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। इसके लिए देखिए अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है, मानव जो प्राणी की जो मूत्रा से झिल्ली होती है, कौन सी झिल्ली, मूत्रा से झिल्ली, मूत्रा से झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम होती है, अर्धपारगम होती है। ठीक है, तो इन्होंने प्रयोग करते हैं। मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि क्या करेंगे, मूत्रा से झिल्ली जो है उसको एक कीप के मुंह पर बांध देते हैं, ये कीप ली, ठीक है, इसके मुंह पर जो है वो मूत्रा से झिल्ली को बांध दिया। ठीक है, और मूत्रा से झिल्ली को जो है क्या किसमें रख दिया, शुद्ध जल में, किसमें रख दिया, शुद्ध जल में रख दिया, शुद्ध जल में इसको रख दिया। ठीक है, मूत्रा से झिल्ली के अंदर, इसमें तो जल है, ठीक है, मूत्रा से झिल्ली के अंदर 10% शर्करा घोल रख दिया। क्या रख दिया, शर्करा घोल भर दिया। मान लीजिए यहाँ पर ये ए है, यहाँ तक अपने शर्करा घोल भरा हुआ है, ए बिंदु तक। हम देखते हैं कि शुद्ध जल, मतलब शुद्ध जल क्या है, विलायक है हमारा, क्या है, विलायक। इस शुद्ध जल के अणु, किसके अणु, शुद्ध जल के अणु अब क्या करेंगे, इस अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा किसमें प्रवेश करेंगे, 10% शर्करा का जो घोल है, जिसे हम क्या करें, विलयन कह रहे हैं, क्या करें, विलयन, इसमें प्रवेश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिसल कीप में जो है वो जल का स्तर बढ़ जाता है, अर्थात वह बी पर पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है, बी पर। इसका मतलब क्या हुआ, परासरण हुआ। क्या हुआ, परासरण, अर्थात अर्धपारगम झिल्ली में से विलायक के अणु विलयन में प्रवेश कर गए। ठीक है, और ये कब तक प्रक्रिया चली, जब तक कि दोनों का क्या होगा, साम्य स्थापित नहीं हो जाता। ये जो है आपकी क्या है भाई, परासरण की क्रिया है। ठीक है, परासरण हुआ। परासरण जो है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है परासरण, 2 प्रकार। देखिए परासरण 2 प्रकार का है, एक है अंत्यपरासरण और एक है बाह्य परासरण। मैंने उस दिन आपको बताया था कि 2 प्रकार का होता है, अर्थात अणुओं का किसी कोशिका के अंदर प्रवेश करना अंत्यपरासरण, और कोशिका से के अंदर से अणुओं का बाहर आना बाह्य परासरण कहलाता है। इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि माध्यम जो होता है वो सर्वोपरि होता है, माध्यम जो होता है महत्वपूर्ण होता है। हम समझने के लिए प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, हमने एक अंडा लिया, ठीक है, अंडे के ऊपर वाले हिस्से को हटा करके हमने क्या किया, अंडे को शुद्ध जल के अंदर डाल दिया। एक बोतल ली, एक बोतल ले ली हमने, इसके अंदर हमने अंडे को डाल दिया, किसके अंदर, जल के, जल के, ये जल है, ठीक है, ये अपना एग है। ठीक है, यहां पर एक बोतल ली, इसमें शर्करा घोल लिया, 20% शर्करा घोल ले लिया। सांद्र ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं सांद्र, क्योंकि एग जो है वो ऑलरेडी क्या है, इसके अंदर विलयन जो है वो उपस्थित है। ठीक है, इसके डाल दिया। हम क्या देखते हैं, अब हमने बोतल को उल्टा किया है तो हम देखते हैं कि ये जो एग है ये क्या होता है, जल का अवशोषण करके फूल जाता है। क्या कर लेता है, फूल जाता है, और ये बोतल से नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, क्योंकि क्या हुआ, अंत्यपरासन हुआ। विलायक मतलब शुद्ध जल जो है वो विलायक का काम कर रहा है, विलायक के अणु जो है वो कहां प्रवेश कर गए, एग के अंदर जो है प्रवेश कर गए। ठीक है, और अंडा क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है, यहां तो क्या हुआ, अंत्यपरासन, क्या हुआ, अंत्यपरासन। यहां हमने देखा कि एग जो है वो आसानी से बोतल से बाहर निकल जाता है। क्यों निकल जाता है भाई, क्यों निकला एग बाहर, क्योंकि शर्करा के घोल में है, तो जल के अणु जो है वो कहां आए, बाहर आ गए। कहां आ गए, एग से बाहर आ गए, अंडा क्या होगा, सिकुड़ जाता है। यह क्रिया बाह्य परासरण कहलाती है। मैंने आपको उस दिन ही बताया था, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको विसरण बताया, विसरण दाब बताया, परासरण बताया। परासरण 2 प्रकार का होता है, अंत्यपरासरण और बाह्य परासरण। मैंने आपको परासरण एक फिसल कीप के द्वारा समझाया, उसके बाद अंत्यपरासरण मैंने अंडा के बोतल में अंडे को रख के समझाया आपको। ये आपको समझ में आ गया, उस दिन मैंने आपको समझाया था।
अब उसके बाद आता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, परासरण दाब किसे कहेंगे, ओपी किसे कहेंगे, ठीक है। अब ओपी क्या है, ओपी वह दाब है, कौन सा दाब, ओपी वह दाब है जो विलायक के अणुओं को अर्धपैरागम झिल्ली में से विलयन में जाने से रोकता है। अर्थात यहाँ जो दाब लगेगा इन अणुओं को रोकने के लिए, इनको रोकने के लिए जो दाब लगेगा, इसमें घुसने के लिए रोकने का दाब लगेगा, उसे हम परासरण दाब अर्थात ओपी कहेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको, अर्थात विलायक के अणुओं का कहां पर, विलयन में जाने से रोकने के लिए अर्धपैरागम झिल्ली के द्वारा जो रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे हम परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा दाब आपका आता है स्फीत भित्ति दाब। स्फीत दाब, अब देखिए कोशिका जब जल का अवशोषण कर लेती है, कोशिका जल का अवशोषण कर लेती है तो क्या होती है, स्फीत हो जाती है, ठीक है, टर्जेट हो जाती है। अब स्फीत हो गई, इसका मतलब फूल गई कोशिका। अब कोशिका का अंदर से बाहर की ओर जो दाब लगता है, ये कोई कोशिका है, ठीक है, खुली अवस्था में है, टर्जेट अवस्था में है। अब इस पर जो ये दाब लगेगा अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर जो दाब लगेगा, इस दाब को कहते हैं अपन स्फीत दाब। क्या कहेंगे इसको, स्फीत दाब, ठीक है, टीपी टर्गर प्रेशर, ठीक है, ये स्फीत दाब हुआ। अब क्योंकि देखिए अंदर से बाहर को दाब लगेगा तो कोशिका फट भी सकती है, उसको रोकने के लिए कोशिका भित्ति के ऊपर एक और दाब लगता है, जो कोशिका भित्ति से उत्पन्न होता है, जो बाहर से अंदर की ओर होता है, उसे हम कहते हैं भित्ति दाब, WP, भित्ति दाब। समझ में आ गई। स्फीत कोशिका में अंदर से बाहर की ओर दाब लगता है, उसे टर्गर प्रेशर कहते हैं, स्फीत दाब कहते हैं। और जब इस भित्ति दाब के समान ही एक और दाब उत्पन्न होता है, स्फीत दाब के समान ही कोशिका भित्ति के द्वारा एक और दाब उत्पन्न होता है बाहर से अंदर की ओर, उसे हम कहते हैं स्फीत दाब, स्फीत भित्ति दाब, ठीक है, WP। समझ में आया आपको। और उसके बाद आता है आपका एक और दाब, मैंने बताया था विसरण दाब न्यूनता, DPD क्या है। तो देखिए DPD क्या है, विलयन और शुद्ध विलायक, विलयन और शुद्ध विलायक। समझ में आ रही है आपको, विलयन शुद्ध विलायक समझाया था मैंने आपको कि भाई विलयन तो क्या है, जब विलायक के अंदर विलेय पदार्थों की मात्रा को मिला दिया जाता है तो वो विलयन बन जाता है। तो विलयन और शुद्ध विलायक के विसरण दाब की मात्राओं के बीच का जो अंतर होता है, किसका अंतर, विसरण दाब की मात्रा के बीच का जो अंतर होता है, किसका, विलायक और विलयन, विलयन प्लस विलायक, इन दोनों की विसरण दाब की मात्राओं में जो अंतर है उसे हम DPD कहते हैं। समझ आया आपको, विलयन और शुद्ध विलायक के विसरण दाब की मात्राओं में जो अंतर है वो DPD कहलाता है, ठीक है। तो DPD, अब मैंने आपको एक चीज तय की कि इन तीन चारों के मध्य संबंध भी होता है, अर्थात आप देखिए इनके मध्य संबंध क्या होता है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि DPD बराबर OP माइनस TP, ठीक है, या इसको हम WP कह सकते हैं, WP, ठीक है। अब चूंकि स्फीत अवस्था जो होती है उसके अंदर TP, मैंने बताया था स्फीत अवस्था में क्या होता है, जितना स्फीत दाब होता है उतना ही भित्ति के द्वारा भित्ति दाब उत्पन्न होता है। स्फीत अवस्था में TP और WP दोनों बराबर होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं OP माइनस TP, ठीक है, OP माइनस TP। अब देखिए स्फीत कोशिका के अंदर, स्फीत कोशिका में, पूर्ण स्फीत कोशिका में जो है वो आपका क्या होगा, TP बराबर, स्फीत कोशिका में जो है वो आपका TP क्या होगा, OP के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। OP और TP क्या होंगे स्फीत अवस्था में, बराबर होंगे। और DPD जो होगा वो मैंने आपको बताया था आपको, DPD जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि OP बराबर TP बराबर OP। इसमें स्फीत कोशिका, स्फीत कोशिका में क्या होगा आपका, OP और TP क्या होंगे आपके बराबर होंगे, इसलिए DPD क्या होगा, 0 होगा। सलत कोशिका, अब देखिए सलत कोशिका होगा वहां पर, देखिए सलत कोशिका में आपका TP 0 होगा, TP क्या होगा, 0 होगा। उस अवस्था में DPD बराबर क्या होगा आपका, OP होगा, ठीक है। सलत कोशिका में DPD बराबर OP होगा। और संकुचित अवस्था में, इसमें संकुचित अवस्था में
मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि संकुचित कोशिका सिकुड़ी हुई है तो वहां पर जो टीपी होगा वो माइनस में होगा। टीपी किसमें होगा? माइनस में होगा। ठीक है, टीपी बराबर माइनस में, तो वहां पर डीपीडी जो होगा वो ओपी माइनस माइनस टीपी, समझो बात को, ओपी माइनस टीपी। अब मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए स्फीत कोशिका में ओपी और टीपी जो है वो 10 ओपी बराबर 10 है और टीपी बराबर 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पर अगर हम मान रखें सलग कोशिका में टीपी 0 है तो डीपीडी बराबर 10, क्यों? ओपी बराबर कितना है? 10 है अपना। ठीक है, दूसरा है आपका संकुचित अवस्था में, मान लीजिए टीपी -2 है, टीपी कितना है? -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ओपी 10 माइनस 2 बराबर 12, डीपीडी क्या होगा? ज्यादा आएगा। ठीक है, ये आपको मैंने उस दिन आपको अच्छी तरह बताया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका वो आता है जल विभव। जल विभव क्या है? जल विभव किसे कहेंगे? जल विभव का मतलब क्या है? वाटर पोटेंशियल क्या है, इसे हम साई से व्यक्त करते हैं। ये आपको समझ में आ गया पूरा? ठीक है, नहीं आए तो आप एक बार देखें और फिर दोबारा मुझसे आप पूछ सकते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट जल विभव, वाटर पोटेंशियल। देखिए जल विभव, अब देखिए आप एक चीज समझिए, आपने नाम सुना होगा स्वतंत्र ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। जब अणु, जल के अणु जो है वो स्वतंत्र रूप से मुक्त अवस्था में घूमते रहते हैं, मुक्त ऊर्जा होती है उनके अणुओं की, उसे हम मुक्त ऊर्जा कहते हैं। जल विभव क्या है? शुद्ध जल में जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा तथा किसी विलयन समूह, विलेय और विलायक का दोनों का समूह है। ठीक है, जब शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा तथा किसी विलायक के अणुओं की, विलयन के अणुओं की, ठीक है, मुक्त ऊर्जा का जो अंतर होता है वो जल विभव कहलाता है। शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा एवं किसी विलयन के अणुओं की मुक्त ऊर्जा का अंतर जो है वो आपका जल विभव कहलाता है, साई कहलाता है। ठीक है, शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा और विलयन जो है उसके अणुओं की मुक्त ऊर्जा जो है उसका अंतर जो है आपका क्या कहलाता है? साई कहलाता है। ठीक है, विलय कणों की जो मुक्त ऊर्जा का जो अंतर होता है जल विभव जो होता है, देखिए शुद्ध जल का जल विभव, इधर देखिए आप, शुद्ध जल का जल विभव हमेशा शून्य होता है। ठीक है, शुद्ध जल का जल विभव शून्य होता है, अर्थात विलयन का जो जल विभव है वो हमेशा ऋणात्मक रहेगा। कैसा रहेगा? विलयन का जल विभव हमेशा कैसा रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। जल विभव के 3 घटक होते हैं। इससे कितने घटक हैं? 3 घटक। कौन कौन से? एक तो है मैट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, मैट्रिक पोटेंशियल, जैसे हम साई है, मैट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, साई एम से व्यक्त करते हैं। दूसरा है इसमें आपका साई एस, विलय पोटेंशियल। एक है आपका साई पी, द विभव। ठीक है, 3 चीजों से मिलकर के जो है वो आपका ये जल विभव बनता है। जल विभव बराबर साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी। ये जो है आपका जल विभव का मान 3 घटक होते हैं, मैट्रिक पोटेंशियल, विलय पोटेंशियल और दाब विभव। चूंकि मैट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो के लिए वो हमेशा नगण्य होता है, नहीं होता तो हम यहाँ पर साई एम जो है वो उसको नगण्य मान के चलते हैं। तो जो है साई बराबर आपका साई एस प्लस साई पी। ठीक है, पहली अवस्था साई बराबर साई एस प्लस साई पी। विलय पोटेंशियल जो होता है मैंने आपको अभी बताया था, विलय मींस विलायक और विलय का जो सॉल्वेंट विलयन जो होता है, विलय पोटेंशियल में हमेशा
इसका मान ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, क्योंकि मुक्त अणुओं की ऊर्जा जो होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए साई एस हमेशा कैसा आता है? ऋणात्मक होता है। इसका मान कैसा होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसका मान साई एस का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। अतः विलेय पोटेंशियल जो होता है उसमें मुक्त अणुओं की ऊर्जा जो होती है वो कम होती है, अर्थात इसका जल विभव जो होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है दाब विभव। ठीक है, दाब विभव जो है, दाब क्या है मैंने आपको अभी बताया था कि भाई दाब विभव किसे कहते हैं? साई पीछे से व्यक्त करेंगे हम। दाब कोई कौन सा? वृत्तीय दाब, स्थिर दाब होते हैं। वो पूर्ण स्थित अवस्था में जो है जो दाब जो होगा वो क्या होगा आपका? धनात्मक होगा। साई पी हमेशा कैसा होता है आपका? धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये आपको आज मैंने नेक्स्ट तो अपना जो चला था जल विभव, पहले वाला मैंने आपको बताया जल विभव क्या है? शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा एवं विलयन के अणुओं की मुक्त ऊर्जा का जो अंतर है उसे हम जल विभव कहते हैं। जल विभव के 3 घटक होते हैं, मैट्रिक पोटेंशियल, विलेय पोटेंशियल और दाब विभव। ठीक है, अर्थात साई जल विभव बराबर विलेय पोटेंशियल सॉरी मैट्रिक पोटेंशियल प्लस विलेय पोटेंशियल प्लस दाब विभव। ठीक है, चूंकि हम मैट्रिक पोटेंशियल जो है उसको हम क्या मान के चलते हैं? ऊतकों में नगण्य मान के चलते हैं। तो जल विभव बराबर क्या होता है आपका? विलेय पोटेंशियल प्लस दाब विभव। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमेशा मैंने बताया था विलेय पोटेंशियल जो है मुक्त अणुओं की ऊर्जा कम होती है, अर्थात इसका जल विभव हमेशा माइनस में होता है, तो इसे माइनस एस मान के चलते हैं, अर्थात साई बराबर माइनस एस प्लस साई पी। ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको समझाऊंगा इसके में इनका जो है वो मान कैसे कैसे हम रखते हैं और क्या क्या चीज आती है। तब तक आप इसको देखें, पढ़ें और मुझे बताएं। थैंक यू।